हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब? मेहनत कर में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। और आज हमारी क्लास हुमायूं के ऊपर होने वाली है और लेक्चर नंबर 10 हम मेडाइवल हिस्ट्री का आपके सामने लेके आ गए हैं। 8 लेक्चर में हमने पूरा दिल्ली सल्तनत को पढ़ा और लेक्चर नंबर 9 में हमने बाबर को समझा था। एक बार मैं अगर रिवीजन कराऊं तो हमने देखा बाबर का जन्म 1484 में होता है। 11 साल की उम्र में वो फरगाना का राजा बनता है। उसके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा और माताजी का नाम था कुदलुत निगार खान। ये दोनों चंगेज खान और तैमूर लंग के वंशज से थे। इसकी दादी का नाम होता है एहसान दौलत बेगम। जब ये भारत में एंट्री करता है तो बुलाने में बहुत सारे लोग इसकी मदद करते हैं, जैसे महमूद लोदी बुलाता है इसको, राणा सांगा और ये सब बुलाते हैं। और भारत में इसको क्यों बुलाते हैं? इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए। भारत में आने से पहले बाबर भारत के आसपास के क्षेत्रों को जीतता है, जिनमें कंधार हो जाता है, जिनमें काबुल होता है, जिनमें पेशावर, लाहौर, बाजौर, भीड़ा का किला, ये सारी चीजें जीतने के बाद 1526 में पूरी तैयारी के साथ वो इब्राहिम लोदी से पानीपत का पहला युद्ध करता है। और उस युद्ध में वो तुगलुमा नीति से, अर्धचंद्रकार नीति से युद्ध लड़ता है। उसमें तोपची होते हैं उस्ताद अली और मुस्तफा खान, जिनकी सहायता से 1526 में बाबर पानीपत का पहला युद्ध जीत जाता है। 1527 में वो राणा सांगा से लड़ता है, वहां भी राणा सांगा की पराजय होती है, बाबर जीतता है। 1528 में वो चंदेरी जाता है, मेदिनी राय को हराता है। और 1530 में अपने सबसे बड़े दुश्मन अफगानों से लड़ने के लिए वो बिहार की साइड जाता है, लेकिन वहां पे महमूद लोदी को पूरी तरह नहीं हरा पाता, क्योंकि पूर्वी के जो अफगान थे वो कहीं ज्यादा हावी हो जाते हैं बाबर पे। इसलिए बाबर देखता है कि अभी मुझे भारत में जस्ट आए हुए 4 साल हुए हैं और अभी मैं इतना पावरफुल नहीं हुआ हूं कि जाके अफगानों को हरा दूं। इसलिए वो उनसे समझौता करके वापस आगरा आ जाता है। फिर उसके बाद हमने देखे 4 बाग शैली भारत में सबसे पहले यही निर्माण करता है। उसमें बाग बनाए जाते हैं इस तरीके से सो दैट कि पानी अपने आप नहरों से उन बागों को लग जाए। ये अपनी एक किताब लिखता है, खुद लिखता है आत्मकथा, जिस किताब का नाम है तुजुक ए बाबरी। इस किताब को तुर्की भाषा में लिखता है और अकबर आगे जाके इसका फारसी में अनुवाद कराता है। तब इसका नाम तुजुक ए बाबरी से हो जाता है बाबरनामा। और इसका जो अनुवाद करते हैं फारसी में वो बैरम खान के बेटे अब्दुल रहीम करते हैं। और इसी में हमने देखा था कि 1529 में बाबरी मस्जिद की नींव रखता है और उसके जो वास्तुकार होते हैं, जो डिजाइनर होते हैं, वो होते हैं 1500 ये मीर बाकी। और फिर 1530 में ये मर जाता है लाहौर जाता हुआ। इसका कंधार में, काबुल में कुछ विद्रोह शांत करने जा रहा होता है, तो 1530 में लाहौर में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसको आराम बाग में दफना दिया जाता है। और जब 1530 में मर जाता है तो उसके 4 बेटे होते हैं। अब देखो बाबर के 4 बेटे होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा होता है हुमायूं। कामरान, हिंदाल, अस्करी, बाकी के 3 होते हैं। सबसे बड़ा बेटा है हुमायूं। तो बाबर अपने जीवन काल में ही अगला बादशाह घोषित करके जाता है हुमायूं को। लेकिन हुमायूं को समझा के जाता है कि बेटे देख, चारों भाई आपस में लड़ना मत, ठीक है? कोई बिस्कुट दे तो खाना मत, है ना? बाहर की चीज किसी की खाना मत, ऐसा कुछ नहीं है। बाबर हुमायूं को समझा के जाता है कि देख भाई, तुम 4 भाई हो, चारों आपस में मिल बांट के रहना, आपस में मत लड़ना, क्योंकि हमारे आसपास ही बहुत दुश्मन है। अगर तुम आपस में भी लड़ने लगोगे तो दुश्मनों के लिए आसानी हो जाएगी हम पे आक्रमण करना। और जितनी भी संपत्ति हम पे है 4 भागों में उसको बांट लेना। तो हुमायूं अपने पापा का आदर्शवादी था, पापा के आदर्शों पे चलने वाला था, अपने वालिद के आदर्शों पे चलने वाला था। तो हुमायूं ने वो सारी चीजें करी। जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो अपने साम्राज्य को उसने 4 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा दिल्ली का अपने पास रख लिया, काबुल कंधार वाला एरिया कामरान को दे दिया और बाकी पूर्वी और आसपास के एरिए अस्करी और हिंदाल को दे दिए। अब उसके बाद ये शासन करने लगा। अब जब शासन करने लगा तो 1530 में तो ये बैठा ही, 1531 से ही बहुत सारे आसपास के विरोधी इससे पंगा लेने लगे। तो जरूरी था कि हुमायूं जाए और उन विद्रोहों को शांत करे। तो अब देखो, क्या बाबर था, बाबर के 4 बेटे कौन कौन? पहला हुमायूं, दूसरा कामरान अकबर पाकिस्तान में क्रिकेटर भी था, फिर हिंदाल और चौथा अस्करी। नाम देखो, तस्करी, अस्करी, ऐसे तो इनके बाबर झाबर नाम ही थे। लेकिन क्या करें, हुमायूं जब गद्दी पर बैठता है तो दिल्ली का मेन एरिया हुमायूं अपने कंट्रोल में ले लेता है, काबुल वाला एरिया इनको दे देता है और बाकी के बचे क्षेत्र थोड़े थोड़े हिंदाल और अस्करी को दे देता है। अब देखो, जब हुमायूं गद्दी पर बैठता है तो उसने क्या करना है? सबसे पहले साम्राज्य का बंटवारा, जो कि अच्छी चीज नहीं थी,
क्यों नहीं थी? क्योंकि मुगलों का साम्राज्य उस समय तक बहुत पनपा नहीं था। जस्ट 4 साल पहले तो ये भारत आए थे, तो एक तो इनका साम्राज्य छोटा था, ऊपर से इसे वो 4 भागों में बांटना पड़ गया। अच्छा, साम्राज्य के साथ साथ इसको धन दौलत भी 4 भागों में बांटनी पड़ी। अब देखो, एक तो इन पे धन दौलत थी ही थोड़ी, क्योंकि बाबर 4 साल रहा, चारों साल युद्ध लड़ता रहा। जब हम युद्ध लड़ते हैं तो बहुत सारे पैसों का खर्चा आता है, क्योंकि आपकी आर्मी मरेगी, आपने जितने भी पैसे वेपन लेने में खर्च करे वो सब बर्बाद हो जाएंगे, आपका गोला बरवा तोप सारी चीजें, पैसों की तो बर्बादी है। और बाबर 4 साल युद्ध लड़ता रहा, तो पैसों की इन पर शॉर्टेज थी, कम पैसा था जब हुमायूं गद्दी पे बैठा, और वो भी 4 भागों में बट गया। अब हुमायूं शासन चलाए तो कैसे चलाए? इसके सामने, हुमायूं के सामने दूसरी समस्या ये। तीसरी, हमने देखा कि बाबर जब अफगानों से लड़ने गया था पूर्वी यूपी में आज के और बिहार साइड में, तो वो महमूद लोदी को पूरी तरह हरा नहीं पाया था। और वो अफगान मुगलों से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि बाबर ने आके इब्राहिम लोदी को मारा था और लोदी अफगान था। तो अफगानों का पूरा 36 का आंकड़ा रहा करता था, किससे? मुगलों से। और अफगान बदला लेना चाहते हैं हुमायूं से। क्यों? क्योंकि जो हुमायूं का पापा था बाबर ने अफगानों के सुल्तान को मारा था, इब्राहिम लोदी को। तो जब बाबर ने मारा तो अफगानों के अंदर भी एक ये वाली फीलिंग है बदला लेने की, कि हम हुमायूं को मार के और दोबारा हम गद्दी पर बैठेंगे, क्योंकि इब्राहिम लोदी अफगान था और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हटा के मुगल वंश की स्थापना करी थी। तो इनके अंदर कहीं ना कहीं ये आशा थी कि हम दोबारा मुगलों को हटा के गद्दी पर बैठेंगे। ठीक है। और चौथी सबसे बड़ी समस्या थी गुजरात का शासक बहादुर शाह। इसने नाक में दम कर रखा था मुगलों के। राजस्थान को, लगभग पूर्वी राजस्थान को पूरे को जीत लिया और उनकी आगरा दिल्ली राजधानी में घुसने को तैयार था बहादुर शाह। तो इसको रोकना बहुत जरूरी था। तो 1530 में जब हुमायूं गद्दी पर बैठता है तो उसके सामने ये कुछ चुनौतियां होती हैं। अब इन चुनौतियों का वो निपटारा कैसे करता है ये हम देखते हैं। ठीक है। तो ये उसके सामने चुनौती थी जब वो गद्दी पर बैठा। अब देखो होता क्या है। देखो ये दिल्ली है, ठीक है, यहां का ये वाला एरिया है राजस्थान, ठीक है। हम जानते हैं राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण रियासत इस समय थी मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ का राजा एक समय राणा था, राणा सांगा, जिसका बाबर से पंगा हुआ। नीचे है गुजरात, गुजरात में बैठा है बहादुर शाह, ठीक है। इधर सारे में है अफगान, ठीक है। और नीचे इधर मध्य प्रदेश वाले एरिया में एक जगह पड़ती थी कालिंजर, कालिंजर में बैठा था प्रताप रुद्रदेव। अब देखो कहानी समझो। बाबर ने अफगानों को मारा था, बाबर ने राणा सांगा को हराया था, बाबर ने प्रताप रुद्रदेव के पूर्वज मेदिनी राय को हराया था। तो ये तीनों बदला लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे? तो हुमायूं के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या? और चौथा हुमायूं के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि उसके भाइयों ने विरोध कर दिया कि तू दिल्ली की गद्दी पर क्यों बैठेगा, दिल्ली की गद्दी के हम हकदार हैं। तो उसके भाई गद्दी के लिए हुमायूं के खिलाफ हो गए और आसपास देखिए वो अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। समझे? जब राणा सांगा की मृत्यु हुई तो राणा सांगा की जो रानी थी उनका नाम था कर्णा देवी। क्या नाम था? कर्णा देवी। एक्चुअली राणा सांगा की मृत्यु के समय उदय सिंह बहुत छोटे थे, तो उदय सिंह को गद्दी पर नहीं बैठा सकते थे, क्योंकि उदय सिंह इतने छोटे थे कि उनका कोई भी मिसयूज कर सकता था। तो कर्णा देवी ने यह फैसला लिया कि जब तक उदय सिंह बड़े नहीं होंगे मैं इसकी संरक्षिका बनके जीवन यापन करूंगी, अपने मेवाड़ को मैं संभालूंगी। लेकिन कर्णा देवी महिला, बहादुर पुरुष के आगे बहादुर महिला कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, क्योंकि फिजिकली मेंस जो होते हैं वो थोड़े से पावरफुल हो जाते हैं, इसलिए वो ऐसी लड़ाइयों में महिलाओं से आगे निकल जाते हैं। जब बहादुर शाह ने देखा कि इस समय मेवाड़ की बागडोर कर्णा देवी के हाथ में है और इन पे मेवाड़ियों पर पैसा बहुत था, इन पे बड़े बड़े किले थे, तो बहादुर शाह जाता है और कर्णा देवी पर आक्रमण कर देता है। गुजरात का शासक है बहादुर शाह, मुस्लिम है।
कर्णा देवी देख लेती है कि बहादुर शाह से मेरी पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहादुर शाह की आर्मी एक तो बहुत अच्छी होती है और ऊपर से बहादुर शाह खुद एक बहादुर सेनापति होता है। और बहादुर शाह जब राजस्थान जाता है, मेवाड़ जाता है, तो कर्णा देवी बिना लड़े इससे समझौता कर लेती है। क्या कर लेती है? समझौता। और समझौते के तहत इसको टैक्स देना हर महीने का शुरू कर देती हैं और साथ में आसपास के एक दो किले इसको दे देती हैं। लेकिन एक बात बताइए, जब पहली बार इसको टैक्स फ्री में मिलने लगा और इसको किले फ्री में मिल गए, तो क्या ये दोबारा नहीं जाएगा? भाई अगर आपको कोई चीज आपसे डर रहा है तो आप अगर डोमिनेंट हो रहे हैं तो उसी समय वार कर दो ना। मतलब बोलते हैं ना कि गर्म लोहे पे हथौड़ा मार दो, तभी आराम से लोहा टूट जाएगा, क्योंकि लोहा उस समय कमजोर है। कर्णा देवी के समय बहादुर शाह था पावरफुल, कर्णा देवी थी कमजोर। हम कमजोर नहीं कह सकते, बस अंतर इतना था ये पुरुष और ये महिला। ये गलत फायदा उठाता था और बार बार मेवाड़ जाके आक्रमण करता था और कर्णा देवी जानती थी कि पार नहीं पड़ेगी, तो वो इससे समझौता कर लिया करती थी। लेकिन कर्णा देवी भी कहां तक समझौता करती? जब बहादुर शाह बार बार इधर जाने लगा तो हार के कर्णा देवी ने हुमायूं से मदद मांगी कि हे दिल्ली के बादशाह, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आके मेरे साम्राज्य को बचाएं। हुमायूं क्यों जाना चाह रहा है इधर? क्योंकि देखिए राजस्थान की सीमा दिल्ली से लग रही है, इसके क्षेत्र से लग रही है, और हुमायूं का पक्का दुश्मन था बहादुर शाह। क्या कभी कोई राजा चाहेगा कि मेरा दुश्मन, मेरा कट्टर दुश्मन मेरी बाउंड्री पर आके बैठ जाए? कभी नहीं। देखो इस चक्कर में तो रूस यूक्रेन वॉर हो गया। यूक्रेन जाके अमेरिका से मिल रहा था। अमेरिका और रूस आपस में कट्टर विरोधी हैं शीत युद्ध के टाइम से, कोल्ड वॉर के बाद से। और यूक्रेन सीमा बनाता है यूक्रेन से, ये रसिया से। ठीक है, पहले तो वो रसिया का हिस्सा ही था, अभी टूट के अलग हो गया। अब यूक्रेन में आके बैठ गई है अमेरिका की आर्मी, और अमेरिका और रूस में बिल्कुल नहीं बनती। इसलिए तो रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है यूक्रेन पे, क्योंकि कभी भी कोई देश नहीं चाहेगा कि हमारी बाउंड्रीज पे आके कोई हमारा दुश्मन बैठ जाए। और धीरे धीरे बहादुर शाह राजस्थान को जीत के आगरा दिल्ली की तरफ अपना क्षेत्र बढ़ाता जा रहा था। हुमायूं को इसका रोकना बहुत जरूरी था। और जब इधर से कर्णा देवी मदद की गुहार लगाती हैं तो एक पत्र लिख के भेजती हैं, खत, लेटर, उसमें साथ में राखी भेजती हैं। तो हुमायूं उस राखी को हाथ में बांध लेता है। इससे पता चलता है जो हुमायूं था वो सेक्युलर राजा था, धर्मनिरपेक्ष। वो धर्मों में ज्यादा विभाजन नहीं किया करता था। और जब उसको पता चलता है कि यार हमारे बराबर में एक हमारी बहन है जिन्होंने हमें अपना बहन भाई माना है, वो कर्णा देवी को बार बार हमारा दुश्मन परेशान कर रहा है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम जाके अपनी बहन को बचाएं। इसलिए 1530 में हुमायूं गद्दी पर बैठा है और 1531 में राजस्थान जाके बहादुर शाह को मारने का फैसला करता है। लेकिन एक समस्या इसके साथ और है कि जिस समय बाबर यहां बैठा था उस समय यहां चंदेरी का राजा था मेदिनी राय, और मेदिनी राय को बाबर ने मारा था। उसी के आसपास की एक रियासत और थी, कालिंजर। ये जगह का नाम क्या है? कालिंजर। अब एक बात बताइए, अगर आपके करीबी को कोई मारेगा तो आप तो उससे बदला लेना चाहेंगे ना। तो ऐसी प्रताप रुद्रदेव के करीबी थे मेदिनी राय, और मेदिनी राय को इन्होंने ही मुगलों ने मारा था, तो प्रताप रुद्रदेव इन मुगलों से बदला लेना चाहते हैं। हुमायूं समझ रहा था कि विरोध यहां से भी हो सकता है और यहां से तो नहीं होगा, यहां से हो ही रहा है, यहां से हो ही रहा है। इनको निपटने के लिए अच्छा खासा समय चाहिए था अफगानों को, क्योंकि इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। हुमायूं ने सोचा पहले इसे निपटाता हूं, फिर इसे, और बाद में अपना सारा ध्यान अफगान की तरफ आकर्षित कर देंगे। तो वो एक नीति बनाता है कि पहले हम जाएंगे कालिंजर और कालिंजर से जाएंगे गुजरात, तो इतना एरिया हमारे बस में हो जाएगा। तो 1531 में वो कालिंजर जाता है हुमायूं, और कालिंजर में उसका सामना किससे होता है? प्रताप रुद्रदेव से। और प्रताप रुद्रदेव को बड़ी आसानी से हुमायूं हरा देता है, और कालिंजर पर कब्जा किसका हो जाता है? हुमायूं का। ठीक है। अब इस बीच जब वो दिल्ली से कालिंजर तक हुमायूं अपनी पैदल सेना के साथ आता है तो महीनों लग जाते हैं। अरे आज की तरह थोड़ी नहीं है कि बुलेट में सेल्फ मारा और बिठाए पीछे और चल दिए। भाई तुम अकेले थोड़ी नहीं जा रहे, पैदल आर्मी है। आप तो घोड़ों पे बैठ के चले जाओगे, लेकिन आपके साथ जो पीछे पैदल आर्मी चल रही है वो उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में आपको लगभग 1 साल लग जाए, 1 साल तो नहीं, लगभग 2-3-4 महीने तो लगेंगे।
अब ये बात पता चल जाती है बहादुर शाह को कि भाई हुमायूं का प्लान है वो पहले दिल्ली से आएगा कहां, कालिंजर, और कालिंजर से फिर आएगा गुजरात। तो बहादुर शाह समझ जाता है कि अबे तेरे को दिल्ली से मध्य प्रदेश आने में, कालिंजर आने में कम से कम 3-4 महीने तो लगेंगे। इतने तो मैं एक बार जाके करुणा देवी से और लूटपाट करके आ जाऊंगा, छोटी सी आर्मी लेके जाऊंगा, करुणा देवी देख के स्वीकार कर लेंगी हार और समझौता कर लेगी। और ये इस बीच जब हुमायूं यहां पे बिजी है, बहादुर शाह एक और बार फिर जाता है और इस बार करुणा देवी परेशान होकर जौहर कर लेती है। जौहर मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, जब हमने दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी वगैरह को पढ़ा है, पृथ्वीराज चौहान को भी हमने पढ़ा है, अच्छे से हमने वहां पे जौहर समझा है। आग के गोले में बैठ के महिलाएं सज धज के अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके अपने आप को आग के हवाले कर दिया करती थी, उसको बोला गया जौहर। क्यों करते थे? अपनी आत्मसम्मान के लिए। ठीक है, अब इतने इस बीच ये जीत जाता है हुमायूं नीचे आके कालिंजर को। अब वो कूच करता है गुजरात की तरफ। गुजरात में कौन बैठा है? बहादुर शाह। बहादुर शाह जानता था कि इस समय हुमायूं का खून गर्म है, और इंसान का जब खून गर्म होता है ना तो वो सोचता नहीं है क्या करना है क्या नहीं, जो जी में आता है कर देता है। बहादुर शाह जानता था अगर अभी लड़ूंगा तो पक्का हारूंगा, अभी लड़ने में फायदा नहीं है, क्योंकि तुमने देखा होगा गुस्से में जब लड़ाई वड़ाई होती है तो 2-4 घूंसे लग भी जाए तो कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि गुस्से में हमारा बीपी बहुत हाई रहता है और हम गलत चीजें कर देते हैं। तो बहादुर शाह जानता था कि ऑलरेडी मैंने हुमायूं को इतना गुस्सा दिला रखा है कि अगर पकड़ लिया तो बहुत मारेगा मुझे, तो ये भाग जाता है। हुमायूं इसका बहुत समय तक पीछा करता है, लेकिन हुमायूं के हाथ नहीं लगता है। और फिर हुमायूं को डर है कि वो आगरा दिल्ली छोड़ के यहां नीचे घूम रहा है, हो सकता है इतने अफगान आके इसको कवर कर ले, घेर ले, इसलिए वो फिर इसका पीछा छोड़ के फाइनली और जाके दोबारा आगरा में बैठ जाता है। ठीक है, अब 1532 से लेके 1537 तक वो किसी बड़ी मुहिम पे नहीं जाता, बड़े युद्धों में नहीं जाता। छोटे मोटे अफगानों से उसके कई बार बातचीत, थोड़ा झगड़ होती है, ठीक है, झड़प वगैरह होती है, लेकिन वो बहुत बड़े आक्रमण नहीं करता जैसे कालिंजर पे करके आया। इस बीच वो 1532 से 1537 के बीच में एक नया शहर बसवाता है, जिस शहर का नाम क्या होता है? दीन पन्हा। बड़ा मस्त शहर होता है ना। हुमायूं अफीम का बड़ा शौकीन था, दारू वगैरह का, नशे का, तो इस बढ़िया से शहर में एक बहुत बड़ा महल बनवाता है और उसके अंदर आए दिन पार्टी करता है। चलो जी डिस्को पे नाचो, खोलने दो बोतल, पार्टी करता था, बहुत दारू वारू दवा के पीता था हुमायूं। अब हुआ क्या, 1537 के बाद इसको लगा कि अब एक आध युद्ध भी लड़ लिया जाए या पार्टी करते रहेंगे। तो 1538 में ये बंगाल की तरफ बढ़ता है अपनी आर्मी को लेके। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि बंगाल की तरफ ही क्यों बढ़ता है? क्योंकि बंगाल एक ऐसा राज्य है जो समुद्री सीमा बनाता है, समुद्री सीमा बनाता है बंगाल की खाड़ी से, और भारत के पूर्व में जितने भी देश हैं, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, तिमोर लिस्टे, ये इंडोनेशिया, ऊपर चाइना, जापान, रूस, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जितने भी देश हैं सबसे बंगाल से ही व्यापार हुआ करता था हमारा। जहाज भर भर के, नाव भर भर के सोना चांदी का व्यापार, हीरे जवाहरात का व्यापार हुआ करता था। तो ऐसे बंदरगाहों पे, ऐसी जगह पे हुमायूं जानता था अगर मेरा कंट्रोल हो जाएगा तो मैं अपनी आर्थिक स्थिति बहुत सुधार लूंगा। और मैंने शुरू में ही बताया कि हुमायूं की आर्थिक स्थिति शुरू में अच्छी नहीं थी, क्योंकि जितना पैसा था वो 4 हिस्सों में बंट गया था। इसलिए वो बंगाल जाता है और बंगाल में बहुत बड़ी आर्मी को लेकर जाता है और बंगाल को जीत लेता है। कब? 1538 में। और बंगाल को 1538 में जीतने के बाद बंगाल का नाम बदल के रख देता है ये जन्नताबाद। क्या नाम रख देता है? जन्नताबाद। अब जब ये बंगाल से वापस लौट रहा होता है तो आप नक्शे में देखेंगे तो बंगाल से इधर पड़ता है बिहार, और बिहार में बोलबाला था अफगानों का। और ये अफगान वही अफगान है जिनका 36 का आंकड़ा है मुगलों से। और इन दिनों जब 1538 के बाद हुमायूं वापस लौट के बिहार की साइड आ रहा था तो उन दिनों अफगानों का सरदार था शेर खान। जो अफगानों को लीड कर रहा था उसका क्या नाम था? शेर खान। ये वही शेर खान है जो आगे जाके शेर शाह सूरी के नाम से जाना गया।
ठीक है, शेर खान लीड कर रहा था। जब 1538 के बाद वो बंगाल से बिहार की साइड आता है तो हुमायूं भी जानता था कि मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा अफगान है, क्योंकि वो किसी तरीके से हमें जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं और दोबारा से लोदियों का, अफगानों का कब्जा दिल्ली में वो करवाना चाहते हैं। इसलिए हुमायूं भी जानता था कि अफगानों को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो क्या करता है, ये 1538 के एंड में जाता है, तो जब वो बिहार पहुंच रहा होता है तो 1539 लग जाता है, 1539। बिहार में एक जगह पड़ती है चौसा। बिहार में एक जगह पड़ती है चौसा। चौसा के अंदर एक किला है बहुत बड़ा, चुनार का किला। चुनार का किला, इस चुनार के किले में ही रहा करता था शेर खान। ठीक है, तो बाबर आता है और बाबर का नेक्स्ट टारगेट अब कौन है, अफगानों का सबसे बड़ा सुल्तान नेता जो है शेर खान। शेर खान किस किले में रह रहा है, चुनार के किले में। चुनार के किले को हुमायूं चारों तरफ से घेर लेता है, चारों तरफ से किले को घेर लेता है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, उत्तर भारत में यूपी दिल्ली की ज्योग्राफिकल कंडीशंस कुछ और है, क्लाइमेट कुछ और है, जबकि बिहार बंगाल का कुछ और है। बिहार में 4 महीने तो पानी भरा होता है घुटने तक। हमारे यहां तो अगर पंजे भी पानी में भीग जाए तो हम दिल्ली में, यूपी में लोग देख के पागल हो जाते हैं, ओए पानी भर रहा है पानी। बिहार की साइड जाओ, घुटनों तक पानी, तो वहां नॉर्मल है। वहां बच्चा इस कल्चर से बिल्कुल वाकिफ है। लेकिन अगर हम एकदम से वहां जाएंगे तो हमारे लिए चीज नहीं हो जाएगी कि यार यहाँ तो पानी भरा हुआ है, कैसे रहेंगे, बाढ़ आ गई, ये वो, भागेंगे। जबकि वहां के बच्चे नॉर्मल है कि बाढ़ कुछ नहीं आई, पानी भर रहा है, कोई बात नहीं, 4 दिन बाद सूख जाएगा। यही होगा ना। तो होता क्या है, ये जब बंगाल से बिहार की तरफ आता है तो हुमायूं और हुमायूं की सेना इस बात से बिल्कुल वाकिफ ही नहीं थी कि बिहार में ऐसे पानी भरा होता है। जबकि शेर खान बिहार में पला बड़ा, उसकी आर्मी सारी बिहार की, वो बचपन से वहीं थे, तो उन्हें वहां की सारी कंडीशंस का पूरा आभास था, वो हैबिचुअल हो चुके थे। तो शेर खान इस चीज का इस्तेमाल करता है इस युद्ध में, चौसा के युद्ध में। वो बोलता है देखो अभी हुमायूं दिल्ली का राजा है, उसकी आर्मी बड़ी है कंपेरेटिव टू अस, हमारे से। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इंतजार करते हैं कि कब पानी आएगा। पानी आता है कोसी नदी से, वहां पे विश्वासघात नदी भी बोली जाती है कोसी की नदी, क्योंकि उसकी पता ही नहीं होती कब कहां चली जाए पानी लेके, उसको समझ ही नहीं आता। दूसरी नदी से बोले कि ला भाई थोड़ा सा पानी अपना दे, और बिहार में घुस जाती है। एक तो बिहार की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, यूपी का भी सारा पानी, ऊपर से नेपाल का, इधर से झारखंड छत्तीसगढ़ का सारा पानी बिहार में चला जाता है, क्योंकि वो बेचारा कुछ गड्ढे से में है। आप मैप में देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, यूपी का भी ढलान इधर जा रहा है, ऊपर से नेपाल का भी इधर आ रहा है, इधर से झारखंड छत्तीसगढ़ का भी ऐसे उठा पड़ा है। तो बिहार में सेंट्रल पानी सारा चला जाता है। अब होता क्या है इसमें, ये चुनार के किले को घेर तो लेता है, लेकिन हुमायूं को पता ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन। और शेर खान जानता था कि 2 से 3 महीने बाद पानी आएगा यहाँ पे। ठीक है, 2-3 महीने तक शेर खान बाहर ही नहीं निकलता, बोलता है बाहर निकलेंगे ही नहीं। और हुमायूं बाहर बैठा है कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, शेर खान जाता ही नहीं। अब एकदम से बाढ़ आती है, और बाढ़ नॉर्मल होती है, ऐसी बाढ़ नहीं कि घर के घर ले गई, तो घुटनों तक का पानी होता है। लेकिन हुमायूं के लिए तो वो नया है, उसके लिए तो वो बाढ़ ही है। एकदम से मान के चलो 4 महीने से उसकी आर्मी सो रही है चुनार के किले के बाहर, एकदम से पानी आ गया। अच्छा, शेरशाह सूरी तो इस चीज को लेके बिल्कुल चौकन्ना था। जैसे ही पानी आता है, पानी के साथ साथ शेर खान अपने सारे सैनिकों को ऑर्डर देता है कि सिपाहियों उठो और जाके हमला करो। अब हुमायूं की आर्मी सोई पड़ी है, वो एकदम से उठेगी, रे ड्रेस कैसे गीली हो गई हमारी, तलवार कैसे गीली हो गई, जूते कैसे गीले हो गए। इतने वो इस चीज को समझे, इतने शेर खान के पीछे से आर्मी आ गई। और इस युद्ध में जो शेर खान हुमायूं को मारता है, हुमायूं के तीतर उड़ जाते हैं। अब हुमायूं की सेना तो चप्पल लेती है हाथों में और बिना पीछे देखे गोली की रफ्तार से भागती है, क्योंकि भाई वो तो ऐसे में लड़ी नहीं ना कभी कि घुटनों तक पानी भरा हुआ है लड़ो। जबकि अफगानी सेना इसके लिए बिल्कुल तैयार थी। और इस युद्ध में पक्का शेर खान जीतना था, हुमायूं की हार होनी थी। तो हुमायूं भी समझ जाता है कि यहां से निकलने में फायदा है, तो हुमायूं अपने घोड़े पे बैठता है और भागने की कोशिश करता है। हुमायूं के साथ समस्या क्या कि उसको भागना चाहिए उस तरफ जिस तरफ पानी कम है, उसको कुछ समझ नहीं आता, हवड़ा तबड़ी में अपने घोड़े को उस तरफ भगा के लेके चला जाता है जिस तरफ और ज्यादा पानी था, जहां से पानी आ रहा था। जब वो देखता है उसका घोड़ा वोड़ा उसको गिरा देता है, तो करता है हुमायूं बचाओ बचाओ बचाओ, डूब गया। ऐसे में जहां पे हुमायूं बचाओ बचाओ कर रहा है, वहां पर बिहार का एक नॉर्मल मछुआरा मछली पकड़ रहा होता है।
क्योंकि वो तो बचपन से रहा, उसको पता है कि घुटनों तक पानी है, हद से हद यहां तक आएगा, चला जाएगा। हुमायूं को लग रहा है मैं डूब के मर जाऊंगा। वो मछुआरा देखता है कि यार ये बचाओ बचाओ कौन कर रहा है, और जब वो देखता है तो मुकुट, हीरे जवाहरात, कोट पैंट टाई बेल्ट सारी चीज सेंट वेंट मार के हुमायूं रहता है। तो वो देखता है भाई ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये तो मेरे को कोई बड़ा ही बंदा लग रहा है। तो वो मछुआरा उसके पास जाता है, हाँ जी क्या हुआ बताइए। क्या हुमायूं कहता है भैया बस मुझे आज बचा ले, बस मुझे आज बचा ले, मैं दिल्ली का बादशाह हूं, मैं तुझे एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह घोषित कर दूंगा। वो मछुआरा कह रहा है यार इसे बचाने में क्या जा रहा है, एक दिन के लिए दिल्ली के बादशाह बन जाएंगे, मजा आएगा। और वो उसको बचा लेता है। उसकी मछुआरे की मदद से जैसे तैसे हुमायूं उस युद्ध से भाग के निकलता है। लेकिन शेरशाह सूरी को ये चीज समझ आ जाती है कि हुमायूं अभी दबे पैर भाग रहा है, इसका मतलब वो हमसे डर रहा है। तो जो डर रहा है उसे और डराया जाए। तो वो वापस बिहार से कन्नौज ही पहुंच पाता है 1540 में। 1529 में चौसा का युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं भाग गया। अब 1540 में कन्नौज में एक जगह पड़ती है बिलग्राम। तो 1540 में बिलग्राम का युद्ध होता है, बिलग्राम का युद्ध। इस बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं लड़ता है शेरशाह सूरी से। अब शेरशाह सूरी जानता है कि 1539 में मैंने तो इसको हुमायूं को भगा भगा के मारा, तो मैं तो उससे जीत जाऊंगा, और जीतने के बाद हुमायूं को भारत से भगा दूंगा और भारत की गद्दी पर मैं बैठूंगा। शेरशाह के सपने अब पूरे भारत पे राज करने के थे। तो 1540 में कन्नौज के युद्ध में बिलग्राम का युद्ध होता है। और बिलग्राम का युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है, तो हुमायूं और हुमायूं का किससे हो रहा है, शेरशाह सूरी से। और शेरशाह सूरी इस युद्ध में बड़ी ही प्लानिंग के साथ, बड़ी ही टेक्निक के साथ लड़ता है और हुमायूं को हरा देता है। हराता ही नहीं, हुमायूं को मारने पे तुल जाता है। और हुमायूं समझ जाता है कि मैं युद्ध हार चुका हूं, तख्ती मेरे हाथ से जा चुकी है, और शेरशाह सूरी मेरे को मारने के लिए घूम रहा है। तो हुमायूं कैसे भी अपने आप को सेव करना चाहता है, क्योंकि जैसे ही शेरशाह सूरी को दिखेगा शेरशाह सूरी काट देगा। तो हुमायूं अब छुप छुप के घूम रहा है कि बस कैसे भी मैं भारत कुछ समय के लिए छोड़ूं और कहीं चला जाऊं। लेकिन इस समय दिक्कत क्या थी कि हुमायूं को जान को खतरा था। ठीक है, अब हुमायूं की जान को जब खतरा था तो भारत में तो रह नहीं सकता कुछ दिनों के लिए, क्योंकि शेरशाह सूरी अब दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया उसको हटा के, है ना। अब जब शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठ गया और हुमायूं अगर भारत में दिखा तो शेरशाह सूरी इसको मरवा देगा। लेकिन अगर वो अकेला होगा तो वो कहीं भी भाग जाएगा, लेकिन अगर साथ में उसकी रानी वगैरह होगी तो उसको भागने में प्रॉब्लम होगी। तो वो दिमाग लगाता है अपने परिवार को, अपनी रानी को। इसकी रानी का क्या नाम था, हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। वो जानता था हुमायूं की मैं रानी को साथ में लेके नहीं ज्यादा भाग पाऊंगा। अब इसके चक्कर में पता चला बोलिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा हो, इधर पीछे से आक्रमण हो जाएगा। आपने देखा होगा ना, आप जैसे कहीं जा रहे हैं, मान के चलो बहुत भीड़ है, लड़का होगा घुस जाएगा कहीं भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर साथ में मम्मी है, सिस्टर है, दोस्त है, तो जाने में प्रॉब्लम होगी भीड़ में। तो ऐसे ही हुमायूं देख रहा था कि मेरी जान को तो खतरा है, पकड़ेंगे तो मुझे तो मारेंगे, और मेरे साथ अगर मेरी रानी रहेगी तो ये भी बिना वजह मारी जाएगी। इसलिए वो क्या करता है कि दिल्ली के बराबर में पंजाब है, पंजाब में उस समय आज भी एक जगह पड़ती है अमरकोट। पंजाब में एक जगह पड़ती है अमरकोट, और अमरकोट के उस समय राजा थे राजा वीरसाल। कौन थे, वीरसाल। वीरसाल हुमायूं के दोस्त थे। तो हुमायूं को तुरंत एक माइंड में स्टक होता है कि यार पंजाब में अपने राजा बैठे हैं, दोस्त हैं, क्यों ना उनके महल में थोड़े दिनों के लिए ठहर के उन बोलने भी रोक लेंगे। तो हुमायूं जाता है वीरसाल के पास और वीरसाल को सारी बात बताता है कि देखिए शेरशाह सूरी से मेरा युद्ध हुआ है और मैं हार गया हूं, और वो मुझे मारने पे तुला हुआ है। तो अभी मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है, और अगर मेरे साथ ये रहेंगी हमारी रानी तो इनकी जान को भी खतरा है। तो प्लीज थोड़े दिनों के लिए आप इनको अपने महल में रख लें। अब वीरसाल इतने बड़े राजा, उन्होंने बोला यार इतनी छोटी सी बात आप कैसे कर रहे हो, ठीक है हम आपकी रानी को रख लेंगे। और 1540 के बाद इसी वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को इन्हीं हमीदा बानो बेगम से पूरे भारत के सबसे बड़े मुगल बादशाह का जन्म होता है, जिसका क्या नाम था, अकबर। ठीक है, हुमायूं तो चला जाता है 1540 में ही छोड़ के। ठीक है, अब जब वो जाता है तो 1540 से लेके 1542-43 तक वो काबुल कंधार वाले एरिया में रहता है। लेकिन काबुल कंधार वाले एरिया का कंट्रोलर है उसका बड़ा छोटा भाई कामरान।
याद कीजिए, मैंने शुरू में ही बताया था कि जो इसका छोटा भाई था कामरान, उसको इसने लाहौर वाला और काबुल वाला एरिया दे दिया था। जब हुमायूं इधर उधर भाग रहा था और दिल्ली की गद्दी पर शेर शाह बैठ गया था, तो एक बार को कामरान के मन में यह आया कि क्यों ना मैं हुमायूं को मार दूं। अगर हुमायूं को मार दूंगा तो सत्ताधारी मैं ही हो जाऊंगा, सत्ता के लिए जो अगला अधिकारी होगा वो मैं ही होऊंगा। अब ये बात हुमायूं समझ जाता है कि मेरा छोटा भाई मुझे मारने की प्लानिंग बना रहा है, तो वो काबुल छोड़ के, कंधार छोड़ के, लाहौर छोड़ के वो चला जाता है ईरान। कहां चला जाता है? ईरान। और 1543 से 1554 तक वो ईरान में रहता है। 10-11 साल वो ईरान में रहता है। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आता है कि वो इतने ईरान में करता क्या है? वो ईरान में एक एक बंदे को इकट्ठा करके अगेन एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी करता है, बहुत बड़ी आर्मी खड़ी करता है। उन सबको डेली की डेली प्रैक्टिस कराता है और उनके अंदर एक भावना पैदा करता है कि हमें दोबारा भारत को जीतना है। क्योंकि जैसे तैसे बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद खानवा का युद्ध लड़ा, चंदेरी का युद्ध लड़ा, उसके बाद घाघरा का युद्ध लड़ा, तब जाके भारत पे ये राज कर पाए थे। और एक युद्ध, बिलग्राम के युद्ध ने इन्हें फिर से भारत से उखाड़ के फेंक दिया था। और मुगलों की जगह इस बार कौन आ गए थे? सूर्यवंश। इतने समय ये ईरान में रह के आर्मी बनाता है, अपनी बड़े बड़ी आर्मी बनाता है और धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ना शुरू करता है। और दूसरा, इंतजार करता है कि जो दिल्ली की गद्दी पर इस समय सूर्यवंश बैठे हैं वो कब कमजोर होंगे। क्योंकि दिन में सूरज कितनी गर्मी दिखा ले, शाम को ढलता जरूर है। ठीक है, अगर किसी भी डायनेस्टी का चरम काल अपने पीक पे गया है तो कभी ना कभी वो मुंह के बल आके गिरेगा। आपने इतनी डायनेस्टी पढ़ी होंगी, मौर्य डायनेस्टी पढ़ी, शुंग डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, दुनिया भर के वंश पढ़े। एक समय ऐसा था जब वो अपने चरमोत्कर्ष पे थे, पीक पे थे, लेकिन एक समय ऐसा था जब वो नीचे आके गिर गए। तो इन 10 साल 11 साल वो इंतजार करता रहा कि सूर्यवंश जो दिल्ली पे राज कर रहा है वो कब कमजोर हो, कब कमजोर हो, कब कमजोर हो। 1540 में सूर्यवंश की स्थापना हुई। 1540 में गद्दी पर बैठा शेर शाह, और ये 1540 से 1545 तक बैठा रहा। 5 साल बाद ही इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, शेर शाह सूरी को, अभी हुमायूं के बाद। 1545 में कालिंजर के युद्ध में लड़की के चक्कर में युद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। राजा कीरत सिंह थे, उनसे कालिंजर में लड़ रहा था और लड़की के चक्कर में मारा गया। इसके बाद शेर शाह सूरी का बेटा था इस्लाम शाह, यह भी काफी योग्य था। इसने भी सूर्यवंश को 1545 से 1552 तक संभाल के रखा। इसके समय भी हुमायूं जानता था कि अभी सूर्यवंश कमजोर नहीं हुआ है, क्योंकि इस्लाम शाह भी बहुत योग्य सुल्तान बादशाह था। लेकिन इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद इसका जो अगला बेटा आया सिकंदर शाह, यह बहुत कमजोर था और ये 1552 से 1555 तक बैठ पाया। ये बहुत कमजोर था। इसके समय सूर्यवंश की जो शक्तियां थी वो बहुत तेजी से घटी। ये सूर्यवंश को अकेला संभाल के नहीं रख पाया, तो सूर्यवंश कमजोर होने लगा। इसी चीज का इंतजार कर रहा था हुमायूं। जब हुमायूं को पता चला कि अब गद्दी पर बैठा है सिकंदर शाह, जिसके बस की भारत को संभालना नहीं है, वो योग्य राजा नहीं है, योग्य सुल्तान नहीं है, तो यही सटीक मौका है कि जो मैं पिछले 10 साल से अपनी आर्मी को तैयार कर रहा था, अब हम भारत पर हमला बोले। तो ये क्या करता है, अब हुमायूं क्या करता है, देखो धीरे 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 काबुल कंधार वाले एरिया को तो ये इस बीच जीत लेता है और काबुल कंधार लाहौर में आके बैठ जाता है। अब जब लाहौर में आके बैठ जाता है और देख लेता है कि सूर्यवंश बहुत कमजोर स्थिति में हो गया, तो 1555 में पहले ये लुधियाना पड़ता है ना, लुधियाना पंजाब में, लुधियाना में एक जगह पड़ती है मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा, तो मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। मच्छीवाड़ा एक मैदान है बहुत बड़ा, मच्छीवाड़ा का युद्ध। लुधियाना पंजाब जीतने के लिए, उस समय पंजाब जो था वो सिकंदर शाह के कंट्रोल में था, तो पंजाब जीतने के लिए हुमायूं आता है। तो हुमायूं की लड़ाई हो जाती है किससे? सिकंदर शाह से, क्योंकि हुमायूं जानता है सिकंदर शाह के बस की कुछ नहीं है। अच्छा, सिकंदर शाह सोचता है हुमायूं को हराना बहुत आसान है, क्योंकि मेरे दादा ने, शेर शाह सूरी ने इसको भगा दिया था भारत से, मैं क्या इससे लड़। सिकंदर शाह बोलता है कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है हुमायूं से लड़ने की। अपने ये 2 सबसे बहादुर सेनापति, इसका एक सेनापति होता है तातार खान और दूसरे का नाम होता है हैबत खान।
सिकंदर शाह के ये दो बहुत वीर सेनापति होते हैं। सिकंदर शाह को इन पर बहुत भरोसा होता है। इन दोनों से बोलता है कि चलो भी सुल्तानो, बहुत तुमने घी पापड़ की रोटी खा ली है, खड़े हो, तुम्हारा टाइम आ गया कि अपने वतन के लिए लड़ो मरो। तो तातार खान पूछता है कि सुल्तान बात बताओ क्या हुई कि हुमायूं दोबारा आ रहा है भारत पर अटैक करने और उसने पंजाब को ललकारा है और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जाओ और पंजाब को हुमायूं से छीन के लाओ और हुमायूं को इस बार मार काट के फेंक दो। तातार खान हैबत खान जाते हैं हुमायूं से लड़ने और इस युद्ध में हुमायूं आसानी से इनको मार के जीत जाता है, क्योंकि इस बार इसने जो आर्मी बनाई है वो बहुत ऑर्गेनाइज आर्मी है। ठीक है, उनको जो ऑर्डर कमांड देने वाला है, जो हुमायूं है, जो उनका कमांडर है, वो एक बहुत ही शक्तिशाली कमांडर है। वो पुराना वाला हुमायूं नहीं है 1540 में जो डर के भाग गया था। और इतनी आसानी से तातार खान और हैबत खान को हुमायूं मार देता है कि सिकंदर शाह के तीतर उड़ जाते हैं। अब हुमायूं देखता है कि सिकंदर शाह तो वैसे ही कमजोर था, उसके बहादुर सेनापति को हमने मार दिया है, यही बिल्कुल सही टाइम है कि गर्म लोहे पे चोट मार दो। वो क्या करता है, इसी साल 1555 में पंजाब में एक और जगह पड़ती है सरहिंद। सरहिंद का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? सरहिंद। सरहिंद के युद्ध में हुमायूं डायरेक्ट ललकार देता है सिकंदर शाह को कि आजा। अब या तो सरहिंद के युद्ध में आके सिकंदर शाह हुमायूं को हराए, और अगर हुमायूं सिकंदर शाह को हरा देगा तो सूर्यवंश खत्म और दोबारा से मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी। और इस युद्ध में यही होता है। सरहिंद के युद्ध में जब सिकंदर शाह लड़ने जाता है ना, तो हुमायूं इतना कॉन्फिडेंट होता है कि वो इससे लड़ने तक नहीं जाता। हुमायूं का सबसे वीर सेनापति होता है बैरम खान। बैरम खान बोलता है कि सुल्तान जी तुम चाय वाय पियो, समोसे खाओ, तुमने बतेरे युद्ध लड़ लिए, इतने 10-15 साल तुम बाहर रहे, सिकंदर शाह को तो हम ही मार देंगे, बच्चा है वो। और बैरम खान जाते हैं और बैरम खान सिकंदर शाह को बड़ी आसानी से हरा देते हैं। और सिकंदर शाह के हारते के साथ ही सूर्यवंश हो जाता है खत्म और 1555 में दोबारा भारत में नींव रख दी जाती है मुगल वंश की। तो अच्छा खासा हम देख सकते हैं कि हुमायूं का जो कार्यकाल रहा वो भी संघर्ष भरा रहा। हुमायूं ने भी अपने जीवन में अच्छा खासा संघर्ष किया, लेकिन जब इसके बारे में आप इतिहास में किताबें पढ़ेंगे तो बहुत सारे इतिहासकार हैं बड़े बड़े, जैसे इतिहासकार बर्नी अल बरूनी है या मलिक मोहम्मद जायसी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इतिहासकार हैं। एक इतिहासकार है लेनपुल जब हुमायूं के बारे में लिखते हैं तो एंड में वो एक लाइन लिखते हैं कि हुमायूं का पूरा जीवन लड़खड़ाते हुए ही बीता, और सही में बीता कि 15 साल वो बाहर रहा। अब देखो 1555 में ये दोबारा आके दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, तब राहत की सांस लेता है, चलो कम से कम मैंने इतना नाम तो नहीं डुबाया। पता चला बच्चे मेरे को हिस्ट्री में पढ़ते तो क्या पढ़ते कि बाबर से इसको साम्राज्य मिल गया और इस पे वो भी नहीं संभाल के रखा गया। अब बच्चे हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो कम से कम पढ़ेंगे तो कि हाँ जितना मिला था दोबारा उतना इसने आके छीन लिया था सूर्यवंश को मार के। तो अब हुमायूं खुश होने लगा। अब देखो ये 1555 में गद्दी पे बैठा, तो अब इतने थोड़ा इसको टाइम तो मिलना चाहिए था ना उसको सेलिब्रेट करने का कि दोबारा से मुगल बादशाह बना। यार तुमने 10-15 साल बाहर जाके मेहनत करी, आर्मी खड़ी करी और तुम जीते, तो जीतने के बाद तुम्हें क्रेडिट मिलना चाहिए, जश्न होना चाहिए। लेकिन इसको वो सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि 1555 में आके जीता था और 1556 में इसकी हो गई मृत्यु। अब देखो मृत्यु भी कैसे हुई, मैंने बताया था जिन दिनों ये युद्ध पे नहीं जा रहा था उन दिनों इसने दीनपना नाम का एक बहुत बड़ा शहर बसवाया था। उस शहर में इसने एक लाइब्रेरी बनवाई थी, पुस्तकालय, दीनपना पुस्तकालय उसका पूरा नाम था। 1556 में उस दीनपना लाइब्रेरी में कुछ पढ़ रहा होगा, पढ़ते सीढ़ियों से गिरा और लुढ़कते इसकी होगी मृत्यु, क्योंकि बूढ़ा हो चुका था 1556 में। अरे आप मानिए 1530 में बैठा था तब भी 23 साल का था, ठीक है, और ये आगे कितने साल और हो गए 26, तो 23 में अगर हम 26 जोड़ेंगे तो 49-50 साल हो गए थे। अब 50 साल में अगर आप गिर जाओगे सीढ़ियों से तो आपकी हड्डी, आप भी जानते हैं साइंस बायो पढ़ी होगी, तो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट इतना अच्छा नहीं रह जाता कि हड्डी को एकदम से जोड़ दे, है ना, जॉइंट्स हमारे खराब हो जाते हैं। और बेचारा ऐसा गिरा, ऐसा लुढ़का कि दीनपना नाम की लाइब्रेरी से 1556 में गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। इसलिए इतिहासकार एक लाइन लिखते हैं कि हुमायूं का जीवन लड़खड़ाते हुए ही बीता, यहां तक कि उसकी मौत भी लड़खड़ाने से ही हुई, क्योंकि लड़खड़ा के गिर गया था और मर गया था, ठीक है। तो ये थी हुमायूं की हिस्ट्री। और 1556 में जैसे ही ये मरता है
उस समय सिर्फ 13 साल का होता है अकबर, 14 साल का। हमने देखा 1542 में उसका जन्म हुआ था, सिर्फ 14 साल का होता है अकबर। इसके मरने के बाद गद्दी पर बैठाया जाता है अकबर को, और अकबर आगे जाके इतने बड़े सामाजिक सुधार करता है, इतने बड़े बड़े युद्धों को जीतता है कि उसको मुगल सम्राट मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के नाम से जाना गया, जिसने मुगलों का चरम उत्कर्ष को ले गया। मतलब मुगलों की अलग ही उसने पोजीशन बना दी थी। वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ साइड की चीजें हैं जो हमें याद होनी चाहिए। ये तो हमारे इसके युद्ध थे। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में। देखो, हुमायूं के बारे में कंप्लीटली डिस्कशन मिलता है हमें एक किताब से, जिस किताब का नाम है हुमायूं नामा। जैसे उधर बाबर ने लिखी थी तुझो के बाबरी, जिसको बाबर नामा के नाम से जाना जाता है। बाबर नामा में आपको किसकी जीवनी देखने को मिलेगी? बाबर की। हुमायूं नामा में बाबर के बारे में भी आप जान सकते हैं। शुरू के हाफ में बाबर के बारे में बताया गया इस किताब में, और बाद के हाफ में हुमायूं नामा में हुमायूं के बारे में बताया गया है, ठीक है। इस किताब को लिखा किसने था? तो हुमायूं की बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बानो, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम ने एक किताब लिखी थी हुमायूं नामा। और ये कौन थी? तो हुमायूं की बहन थी। और ये चीज याद रखना कि पूरे मुगल वंश में इकलौती ऐसी किताब है जिसकी जो रचयिता है, जो लेखक है, वो महिलाएं। कौन सी किताब है? हुमायूं नामा। बाकी सारी किताब जेंट्स, पुरुषों ने लिखी, लेकिन इकलौती ऐसी किताब मुगल सल्तनत की जो महिला ने लिखी, वो कौन सी किताब थी? हुमायूं नामा। और किसके बारे में बताती है? हमें हुमायूं और बाबर के बारे में बताती है। इसके बाद इसका मकबरा मेन है। मकबरा, इसका मकबरा कहां है? दिल्ली में, हुमायूं टॉम्ब। हमारे यहां से तो जाने में जी 15 मिनट लगते हैं। ये रहा सराय काले खां, सराय काला खां में दूर से दिखने लगता है हुमायूं टॉम्ब। इसका जो मकबरा बनवाया था, मकबरा समझते हैं जहां पर इन राजा महाराजाओं को दफनाया जाता था, वहां पर ये अपना मरने से पहले ही अपनी व्यवस्था करते थे कि हमारे मरने के बाद हमें इस जगह दफनाया जाए, और ये बहुत बड़े बड़े मकबरे बनवाया करते थे। तो हुमायूं की याद में जो मकबरा बनवाया गया, वो मरने के बाद इसकी जो बीवी थी, जो रानी थी, हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, उन्होंने बनवाया था। दिल्ली के, यूपी के लिए तो, एनसीआर वाले, नोएडा के लिए तो ये रहा हुमायूं टॉम्ब। हम तो यूं ही दिखाते हैं आए दिन, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। जिसने हुमायूं टॉम्ब देख लिया उसने ताजमहल देख लिया, क्योंकि नक्काशी बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बस पत्थर का अंतर है। वो संगमरमर से बना है तो भैया वो सात अजूबों में आ गया, वो लाल पत्थर से बना है तो लाल कलर तो वैसे ही खतरों का निशान होता है ना। अच्छा, दूसरा, इस मकबरे का जो डिजाइन बनाया था वो ग्यास बेग मिर्जा, ग्यास बेग मिर्जा। तो गेट कहां होगा, गुंबद कहां होगा, कब्र कहां होगी, शीशे कहां लगाओगे, तखत कहां लगाओगे, फुलवाड़ी कहां लगाओगे, सड़क कहां बनाओगे, ये सारी चीजें जो डिजाइन करी थी वो किसने करी थी? ग्यास बेग मिर्जा। जबकि बाबरी मस्जिद का डिजाइनर कौन थे? मीर बाकी, ठीक है। एक हुमायूं के बारे में अपने को याद रखना है कि अफीम का सेवन बहुत करता था, नशीला पदार्थ होता है। अब देखो, राजा को इतना ज्यादा नशा करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपके आसपास आपके विरोधी हैं। वो कब आपको ज्यादा नशे में देख के आप पे हमला कर दें कुछ पता थोड़ी नहीं, और नशे में आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो राजाओं पे ऐसी चीजें, हालांकि शौकीन हुआ करते थे। हम देखते थे जहांगीर आए दिन दारू में डूबा रहता था, पक्का वाला था वो तो। शाहजहां से वो नफरत करने लगा था जहांगीर कि यार मेरा बेटा दारू नहीं पीता, बताओ। शाहजहां दारू नहीं पीता था शुरू में, वो तो पागल हुआ था मुमताज मरने के बाद, वो बहुत आगे की बात है, पढ़ेंगे। और एक तो और ये ज्योतिषी में बड़ा ध्यान रखता था, काला जादू, टोटका। वो नींबू मिर्ची फेंक देते हैं ना किसी की भी छत पे, वशीकरण, कि 2 मिनट में करें उसे अपने वश में, इसको ज्योतिषी बोलते हैं। बंगाल का जादू, बंगाली बाबा, है ना, जो इन चीजों में जो बहुत भरोसा रखते हैं ना, हुमायूं वो था, उनमें बहुत भरोसा रखता था। और तो और उनके कहने पे हर हफ्ते में, हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। जैसे हम थर्सडे में मेनली येलो कलर के कपड़े पहनने प्रेफर करते हैं, हुमायूं रीति रिवाज के अकॉर्डिंग हर दिन अलग रंग के कपड़े पहनता था हफ्ते में, क्योंकि वो ज्योतिषी पे बहुत ज्यादा बिलीव रखता था, ठीक है।
तो ये थी क्लास हमारी हुमायूं के बारे में। अब अगले लेक्चर हमारे अकबर पे आने शुरू होंगे। बाबर को और हुमायूं को हमने पढ़ लिया। अकबर देखिए बहुत टाइम लगेगा उसको समझने में, क्योंकि उसके सामाजिक सुधार बहुत सारे थे, उसकी युद्ध नीति बहुत सारी थी, उसने टैक्स सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से लगाया, जोधा से शादी करी, युद्ध इतने दुनिया भर के लड़े, सारे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आया होगा। चलिए, धन्यवाद।